थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। बस मैं एक ही बात सोच रहा हूँ यार, तू अकेला क्यों खड़ा है? तुम भी आ जाओ। जगह यहाँ पे तुम जगह देख रहे हो? अच्छा ये बताओ, जगह बैठने के लिए देख रहे हो कि लेटने के लिए? यहाँ तो भाई साहब इतनी सारी जगह, यहाँ तो बोला लौटता ही पड़ो, काहे दिक्कत कौन। देखो बहुत बढ़िया, आप सब सुन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक कितनी है, ज्यादा है, कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी है उतनी हमारे लिए काफी है। मैं ऐसी कोई टेंशन वालों की बात नहीं करूंगा कि काश ऐसा होता। ये तुम्हारा डुब्बू पैदा ही नहीं होता। अरे वाह, अरे वाह, दूसरी वाली थी वो डुब्बू, बीच में याद आ गया मेरे को। आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है, हाड़ों की जितना इंटेलिजेंट आदमी सही का भी नहीं होता। रात के 10 बजे तो भी वो गाने सुनता, उसकी मस्ती में ही आ रहा है। आएगा वो तो। आप सब बढ़िया कॉफी पी रहे हो। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है क्या? मैंने कहा आती है, नहीं आती तो पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर वो जो लड़की खड़ी है साइड में, उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अभी नहीं खड़ी हूँ, तब खड़ी हुई। भाई साहब उधर देख रहे कहाँ खड़ी है? आ जाओ भाई। लड़का, उसके दोनों हाथों में गिलास थे, और वो भी छोरा हड़ोती का, उसने वो नीचे वाला उसमें ठूस लिया। बढ़िया ना। अंग्रेज मेरे से बोला तेरे को इंग्लिश आती है क्या? मैंने तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम करो, जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, तो मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन भाई साहब आड़ोती का आदमी, दिमाग से काम करना पड़ता है। भगवान कसम नहीं आती थी, पर मैं वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया बेबी प्लीज कम। दिमाग से काम करना पड़ता है। कि कल मैं अमिताभ बच्चन के बंगले पे सो रहा था, शाहरुख खान मेरे कपड़े धो रहा था। मैं आपको बताऊं, एक बार एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। ज्यादा हो गया क्या? अरे तुम बोले मैं 4995 को अभी उतार दूं। पर मैं ज्यादा इसलिए बिठा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ भी करूं, मेरी बस। हाँ। मैं एक के पीछे दूसरी जोड़ के मैं ट्रेन बना के ले जाऊं, उसकी तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी तरह और खाली थोड़ी रखना है। बढ़िया बढ़िया, जिंदाबाद। ये क्या है, मेरे से दिक्कत हो जाती है। अब जैसे तुम इस प्रोग्राम का एंकरिंग कर रहे हो, कभी कभी मेरे को भी दे देते हैं भाई साहब ऐसे एंकरिंग। तो एक बार एक प्रोग्राम में मेरे को दे दिया ऐसे संचालन, बोला तुम करो। तो एक बहुत बड़ा कवि था, बहुत मतलब मेरे से भी बड़ा वाला, तो उसने मेरे को कह दिया यार बोला थोड़ा माइक पे यूं बोल देना कि भाई साहब मैं क्या है लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड गया हूँ, तो ऐसा तू बोल देगा एंकरिंग में तो मेरी झांकी जम जाएगी। तो मैंने भाई साहब को झांकी जमाने के लिए बोल दिया जोश जोश में। मैंने कहा भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब इतने बड़े कवि, भाई साहब ने 65,000 देशों की यात्रा करी। फिर मेरे को बाद में मालूम चला इतने तो देश ही नहीं होते, थोड़ी ज्यादा फर्क है।
तो ऐसे थोड़ी ज्यादा सरक जाती है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन, मैं तो एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। बोला किसमें लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया हूँ, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किसमें लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये भीड़ की रहेगी, तेरे को कई बात की टेंशन। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में ठूट दे, तेरे को काई बात की टेंशन है। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पैसा? मैंने कहा पैसे अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़। टेंशन है यार। अरे वाह सुरेश भाई, वाह वाह। स्टाइल से काम करना पड़ता है। अरे आएगी बस ऐसे ही रख देता हूँ आजकल बीच में। देखो कोई मतलब नहीं है फालतू बातों से। अब तो लोग कह रहे हैं, बोले विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली। हरिनंदन जी मैं आपको बताऊं, ये बिड़ला जी के आने का ही फल है। हाड़ोटी का आदमी जब राजनीति में आया तभी धारा 370 रखी। वाह। हाड़ोटी का आदमी आया राजनीति में तभी राम मंदिर बना। और जिनकी जूतियों की चरमराहट से दिल्ली का सिंहासन डोल जाता था, ये बूंदी की वो धरती है जहाँ तो नकली किले के लिए हम इतने लड़ जाते हैं, तो कोई असली आ जाए? आ ही नहीं सकता। तो ये कोई खास बात नहीं थी। बात ये है कि देश में विकास नहीं हो रहा, लेकिन अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, अब तो हम चांद पे पहुंच गए। अब पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। वाह, सुरेश भैया। इसमें कोई जिंदाबाद आगे आएगा। तू क्या केजरीवाल जी से मिल के आया? तीसरी नहीं है तो छठी लगी। लेकिन हम चांद पे पहुंचे, इसके लिए भी हमने ट्राई किया था। ये कोशिश बहुत साल से चल रही थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं बूंदी वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं केवल 5वीं पास। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई बात नहीं और इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं है। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ बूंदी वालों, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। ताली बजानी एक बार, सब दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ। वो वहां होती है, ये ट्रैक्टर वाले बीच में आ जाते हैं। ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। अब हम पुरुष तो कम करते हैं यूज, ये लड़कियां ज्यादा करती हैं। हाँ, ये प्रीति पांडे और दूसरी भी। लेकिन अब इनको जब फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना भाई साहब, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है।
और मैं जिंदगी में सब करता हूँ, लेकिन मैं बीड़ी पीने वाले आदमी का कभी भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि आत्मा से झूठ न बोल रहे हो। अरे वाह, वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता भाई साहब, आप पढ़े लिखे ही लोग हो, नहीं हो। ये बिड़ला जी का प्रोग्राम कराया तो भी नहीं पढ़े लिखे हो। भाई साहब तो हैं पढ़े लिखे, वो तो उनके पीए हैं। ये वो है सुरेश भाई जिन्होंने मटर उगाए थे। तो मटर आपने पढ़ लिख के ही उगाए होंगे। वैसे ज्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। आप ये इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़ लिख के इन्होंने भी कौन सा तीर मार दिया। सुन तो 5वीं पास कोई रहे। मैं भाई साहब दिमाग, मैं कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ। मैं भी जैसे आपने स्पीकर साहब का इतना बड़ा पोस्टर लगाया, मैंने भी भाई साहब लापकर चैलेंज में जिनको हराया उनमें से एक तो पंजाब का मुख्यमंत्री है। वाह, एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन की, बहुत बारीक बात है। हाँ, उस प्रतियोगिता में भगवंत महंत ने भी भाग लिया था, लेकिन विजेता हमारे सुरेश भाई बने थे। हालांकि एक बार बताऊं, उस वाले ने नहीं लिया था। हाँ, पर वो ठीक है, विजेता तो नहीं था। विजेता तो अपन थे। और अपना तो हमें राजस्थान वाले तो हमेशा विजेता रही ही है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, अब लोग बिना बात परेशान हो रहे। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ नहीं होता। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो अंतिम समय में उसको उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटो, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता, और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का। और लोग बिना बात परेशान हो रहे, बोले विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। इस देश में तकलीफ ये है भाई साहब, आप ट्रेन के वॉशरूम में जाना, उसमें जो डिब्बा होता है ना, उसको भी चेन से बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो उसको भी चोर के ले जाते हैं। मैं तो एक दिन गया ट्रेन के वॉशरूम में, अब मैं जैसे ही बाथरूम में गया तो भाई साहब वो चेन उसकी इतनी सी, वो डिब्बा मुकाम तक ही नहीं पहुंच पा रहा। अरे वाह, तो मैंने फोन किया कस्टमर केयर पे 139 पे। तो जैसे ही फोन किया तो उधर एक लड़की ने फोन उठाया, और फोन उठाते ही बोली इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार इंद्र नांद्र विड़क्कले। और मैंने फोन कहाँ पे लग गया यार? तो मैंने दोबारा फोन किया, फिर वो इंद्र नांद्र किंद्र कोटियार इंद्र नांद्र विड़क्कल। मैंने कहा जाने कहाँ लग गया यार ये तमिलनाडु फोन। फिर मैंने दूसरे नंबर पर फोन किया, तो मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा मैडम, बोला हाँ सर बोलिए। अरे मैंने कहा मैडम, इस चेन को इतनी लंबी तो करो कि मुकाम तक तो पहुंचे। तो मैडम का जवाब आया, चेन इतनी रहेगी, ज्यादा है तो आप मुकाम को आगे खिसका सकते हो। तो मस्त रहना चाहिए भाई साहब। अब जैसे क्या है, मैं ओम बिरला जी की एक खास बात है, वो हमेशा जब भी उनको दिल्ली जाना होता है वो ट्रेन से ही जाते हैं। एक बार तो मेरे को मिल गए थे उनके बर्थडे पे, तो मैं उनको कविता सुनाते सुनाते ही कोटा लाया। तो मैं भी जाता हूँ ट्रेन से। अब एक बार क्या है भाई साहब, मेरे को ट्रेन से मथुरा जाना। अब मथुरा जाना
तो मैं ट्रेन में बैठा। अब जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा तो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो भाई साहब ट्रेन में ही होती है। तो आसपास वालों ने मेरे को पूछ लिया, अरे सर कहाँ जा रहे हो? मैंने भाई साहब मथुरा जा रहा हूँ। अरे बोलो भाई साहब मथुरा कैसे जा रहे हो? आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन तो मथुरा रुकती ही नहीं है। मैंने कहा फिर कहाँ रुकती है? बोले तो राजधानी एक्सप्रेस से बावड़े तो डायरेक्ट दिल्ली रुकेगी। और अब मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब दिल्ली जाके फिर वापस आना पड़ेगा। तो 2-4 ज्ञानी बैठे थे, तो ज्ञानियों ने कहा भाई साहब टेंशन मत लो। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले टेंशन मत लो, ट्रेन मथुरा रुकती नहीं है, लेकिन मथुरा में क्या है थोड़ा काम चल रहा है, तो ये मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ये ट्रेन स्लो हो तो आप एक टांग बाहर निकालना, और टांग बाहर निकाल के आप धीरे धीरे स्पीड में उतरना, दौड़ते हुए उतरना। तो दौड़ते हुए उतरोगे तो गिरोगे नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे ही ट्रेन स्लो हुई तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए, बोल भाई साहब कूदो। अब मैं एक पाँव बाहर निकाल के कूदा। अब कूद के मैं दौड़ा तो मेरी दौड़ थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी, तो मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरे को हाथ पकड़ के डिब्बे के अंदर खींच लिया। अरे ये तो कोई बात नहीं, बात तो ये है खींच के अंदर लिया और फिर बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। तो मस्त रहना चाहिए, कोई फालतू बातों से। अब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी के कपड़े भाई साहब विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते, उनके 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। सारे एक बार में धुलवा लाते हैं, बार बार का टंटा ही कौन पाले। अरे कांग्रेस वाले भी कम नहीं भाई साहब। कांग्रेस वाले जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, तो कांग्रेस वाले ने उनकी 13 दिन में सरकार गिरा दी। और बोलेगी यार ये कांग्रेस वाले सारे बोलेगी अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना ही नहीं आता, बीजेपी वाले कभी देश चला ही नहीं सकते, ऐसे बोलते थे। बीजेपी वालों से नहीं चलता है देश। तो फिर अटल जी क्या है थोड़े बीमार हुए, वो थोड़ा पीछे थे। फिर अडवाणी की मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी की मुख्य धारा में आए तो ये बोले कि यार ये अडवाणी जी तो और खराब है, उन्होंने रथ यात्रा निकाल दी। बोले अडवाणी जी और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, या अडवाणी जी बहुत बेकार है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी थोड़ा पीछे हटे तो फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले चाय वाले। तो चाय वाले को देख के फिर बोले कि भाई साहब चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। तो वो हम ही थे, नहीं लूंगा ज्यादा टाइम, टेंशन मत लो। वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे। वो हम ही थे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वो हम ही थे जिसने गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने विश्व विजेता सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर उठा दिया था। लेकिन देश की दिक्कत क्या है कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकिंग छन रही है।
ये दिवाली आते ही बहुत सारे कहते हैं भाई साहब पटाखे मत चलाओ, होली आएगी पानी मत बहाओ। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इससे कीना पड़ता है। इजराइल छोटा है पर वो इजराइल एटम बम फोड़ रहा है और ये हमको दिल्ली में सूतली बम भी नहीं फोड़ने दे रहे। अवामी बात जब वहां के मुख्यमंत्री का नाम आतिशी है, क्या बात है, और वो हमको आतिशबाजी नहीं करने दे रही। बोला नहीं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, प्रदूषण होता है। अगर भाई साहब इस देश की सरकारों ने पटाखों के बजाय सिगरेट को बंद कर दिया होता तो पर्यावरण के साथ कईयों के फेफड़े भी बच जाते। तो लड़के, कोरोना काल आया, कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी, न उसको मोदी जी ऊपर उठा पा रहे थे, न राहुल जी ऊपर उठा पा रहे थे, कोई ऊपर नहीं उठा पा रहा था। देश की सरकार ने सबसे पहले न कोई मंदिर खोला, न कोई मस्जिद खोला, न स्कूल खोली। देश की सरकार ने सबसे पहले दारू के ठेके खोले और रिकॉर्ड है भाई साहब हिंदुस्तान के लोगों का, एक ही दिन में हम हिंदुस्तानी 2200 करोड़ की दारू पिए। जिस अर्थव्यवस्था को न मोदी ऊपर उठा सके, न राहुल ऊपर उठा सके, कोई ऊपर नहीं उठा सका, तो पी पी के इस देश के शराबियों ने अर्थव्यवस्था को ऐसा ऊपर उठाया, वो आज तक नीचे आने का नाम नहीं ले रही। भारतीयों में कोकीन चल रही है, लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष खड़ी रही और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। 14 साल के वनवास, बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला, और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। वो किसको मिलता है पद्मश्री? 2 टूके लगाने पर विद्या बालन को पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। शादी सलूम्बर के राजा राव कुंदावत से हुई थी, वो थाली में काट कर अपना सर सजा के देती है, वो हमारी नायिका है। और माफ करना, ये विमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। इस देश के 3 हीरो तो गुटखा बेच रहे। भाई तुमको बेचना, दूध बेच लो, दही बेच लो, सीमेंट बेचो, सरिया बेचो, वो गुटखा बेच रहे। भाई ये चेतन बेच रहे, समझ में भी आता है, थोड़े पैसे चाहिए, ब्याह भी करना पड़ेगा। वो जिनके बुर्ज खलीफा में फ्लैट, वो गुटखा बेच रहे। माफ करना, गुटखा बेचने वाले हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। और उसी जवान पर एक कविता सुना के मैं हिंदुस्तान की सेना पर एक 2 मिनट की कविता आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हो तो मेरे को जोरदार तालियां बजा के बता दो, वरना हंसाने का तो भाई साहब मैं रात भर ही हंसाता ही रहूंगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर, पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर, उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है आसमान मोड़कर, वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर, वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता, वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। क्या बात है, वाह। एक दिन सैनिक की बेटी अपने
पापा को चिट्ठी लिखती है और कहती है कि पापा जल्दी घर लौट आओ, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। जल्दी घर लौट आओ, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूँ। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो मेरे लिए एक संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर। वाह 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 वाह। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका, मगर सर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका, मगर सर नहीं आता। तो वो बच्ची अपनी दादी से पूछती कि दादी मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध किया कि उनका सर तक वापस नहीं आया। बस गर्दन के नीचे का हिस्सा मैं देख सकती हूँ, मैं अपने पापा का न चेहरा देख सकती, न मैं उनके बालों में कंघा घुमा सकती, न मैं उनकी मूंछों में ताव लगा सकती। ऐसा क्या अपराध किया मेरे पिताजी ने कि मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रही। तो उस दादी ने अपनी बेटी अपनी पोती को उत्तर दिया, और आपको लगे कि ये उत्तर पूरे राजस्थान का उत्तर है, ये जवाब पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, तो मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस क्षेत्र ने मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने कि मैं इतना बड़ा कलाकार बन पाया, तो आपका मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं 4 पंक्तियां आप सभी के चरणों में रखना चाहता हूँ। क्या कहती हो दादी अपनी पोती से? स्वागत सुरेश भाई। कि मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है, मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। वाह वाह। मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है। और एक एक व्यक्ति के दोनों हाथ में आकाश की फिजाओं की ओर लहरते हुए देखना चाहता हूँ कि मैं नहीं मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। वाह 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 वाह। धड़ लड़ रहा होगा। अंतिम 2 पंक्तियां कि मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है, बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सबने इतना प्यार दुलार से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।